मेरा टैलेंट बैटलफील्ड पर बना था। लड़ाई, खून और मौत के बीच मैं खुद को मजबूत बना रहा था, पर अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने से पहले ही मैं मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वही नहीं था। मैं दोबारा जन्म ले चुका था, डेन सॉग्रेस के रूप में, एक प्रेस्टीजियस काउंट का यंगेस्ट बेटा। और इस बार मेरा टैलेंट सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं था। स्पीयरमैनशिप, असैसिनेशन, मैजिक, समनिंग और सोर्ड्समैनशिप भी, जो मेरी पिछली जिंदगी में अधूरा रह गया था। अब पहली बार मैं अपने एंडलेस टैलेंट को एक हैप्पी फैमिली के साथ नर्चर कर सकता हूं, जिसका सपना मैं हमेशा देखता था। ये मेरी सेकंड लाइफ है और इस बार मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में बैटलफील्ड के सीन्स दिखाए जाते हैं। वहां बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल था जो एक फैमिली बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जिसकी उसे बहुत तीव्र इच्छा थी। लेकिन वो गलत था। उसे बहुत समय हो चुका था किसी ने उसे 10 बार से ज्यादा स्वॉर्ड चलवाया हो। अचानक कोई फ्रेम में आता है। वो घायल आदमी से, जिसका हाथ काटा जा चुका था, पूछता है, क्या तुम वही फेम्ड आग्रिक हो, बैटलफील्ड पर खिला हुआ टैलेंट? घायल आदमी बहुत खुश होता है कि इतने बड़े लेवल का व्यक्ति उसका नाम जानता है। उसके लिए ये बहुत बड़ा ऑनर था कि उसने हमारे हीरो को पहचाना। हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है, ड्यूक थर्मियन। बताया जाता है कि वो एल्थियन एम्पायर के 6 हेक्सा क्लास नाइट्स में से एक है। वो कहता है, इस बैटलफील्ड पर सिर्फ एक दिन ही काफी है ब्लैक वेव का असली वेट महसूस करने के लिए। ड्यूक कहता है, मुझे पहचानने के बावजूद तुमने मेरा सामना किया। इतना बड़ा टैलेंट अगर अभी खत्म हो जाए तो ये शेमफुल होगा। बताओ, क्या तुम्हारा सरेंडर करने का कोई इंटेंशन है? लेकिन हीरो जवाब देता है, मैं बैटलफील्ड पर पैदा हुआ हूं, यहीं मरूंगा। ड्यूक कहता है, भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, पर तुम्हारी आंखों में रिग्रेट दिख रहा है। अगर तुम कुछ और साल बड़े हो जाते तो एक अच्छे राइवल बन सकते थे। फिर वो स्वॉर्ड चार्ज करता है और कहते हुए उस पर हमला करता है, उम्मीद है अगली जिंदगी में तुम अपने रिग्रेट से मुक्त हो सको। सीन फ्लैशबैक में जाता है। हीरो बताता है कि ड्रेनिक एम्पायर और एल्थियन एम्पायर की वॉर कई सालों तक चली। उसकी मदर वॉर विडो थी, एक रेफ्यूजी। वो उसे इस केओटिक वर्ल्ड में अकेला छोड़कर मर गईं। एक वॉर ऑर्फन की फेट क्या होती है ये साफ था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना। 14 साल का होते ही उसे पहली बार बैटलफील्ड भेज दिया गया। वही उसका टैलेंट जागा। उसके हार्ट में माना कोर एक्टिवेटेड हुआ। उसकी मूवमेंट्स और सेंसेस पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच गए। उसे स्पेशल नाइट की रिकमेंडेशन मिली। 3 माना कोर्स पार करने के बाद जब वो क्वाड कोर बना, तब कहा गया कि उसकी टैलेंट से एम्पायर के 5 हेक्सा क्लास नाइट्स में शामिल होना भी असंभव नहीं होगा। उसे आखिर वो अपॉर्चुनिटी मिल ही गई जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। इस वॉर के बाद शायद उसे शांति मिल सके इस थकी हुई जिंदगी से। वो लड़ता रहा और सब हासिल करता गया, जब तक कि ड्यूक से नहीं भिड़ा। तभी उसे समझ आया कि वो और ऊपर पहुंचना चाहता है और एक फैमिली भी बनाना चाहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ड्यूक उसे मार देता है। हीरो सोचता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो रही है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। क्या हमारा छोटा डेन जाग गया? कितना अच्छा बॉय है, रोता भी नहीं। हीरो शॉक में होता है, ये क्या है? वो स्थिति समझ नहीं पाता। अचानक उसके नए पेरेंट्स उसे उठा लेते हैं। बताया जाता है कि उसके फादर का नाम अर्कन सोग्रस और मदर का नाम लिली सोग्रस है। पिता चाहते हैं कि उनका बेटा फाइटर बने, लेकिन मदर उन्हें डांटती हैं। ये कितना डरावना है। हीरो धीरे धीरे सिचुएशन समझता है। वो रीइंकार्नेटेड हो गया है, एक छोटे बच्चे के रूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एल्थियन एम्पायर में हुआ है, उसके दुश्मन देश में, एक काउंट के घर के सबसे छोटे बेटे के रूप में। फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि बड़ा होकर वो स्पीयरमैन या असैसिन बनेगा। हीरो को पूरा यकीन हो जाता है कि क्योंकि वो सालों बाद पैदा हुआ, वे चाहते हैं कि वो उनकी फुटस्टेप्स फॉलो करे। फिर वे अपने पैलेस लौटते हैं। हीरो घर पहुंचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके लिए अपना टैलेंट फैलाना और बढ़ाना पहले से कहीं आसान होगा। 2 महीनों बाद डेन की मदर बहुत एक्साइटेड थीं, क्योंकि अब डेन बैबल करने लगा था। खुद डेन भी इस नए एक्सपीरियंस से खुश था। पिछले जीवन में बैटलफील्ड पर भटकते रहने की वजह से वो कभी छोटे बच्चों से मिल नहीं पाया था। जो बच्चे उसने देखे थे वे ज्यादातर बैंडेजेस में लिपटे होते थे, रोते रहते थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए रो रो कर स्टारवेशन से धीरे धीरे मर जाते थे। उन सब की तुलना में हाउस सोब्रेस एक बहुत ही फॉर्चुनेट और वेल्दी जगह थी। यहाँ डेन को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके फादर हाथ में स्पीयर लिए अंदर आते हैं। डेन मन ही मन सोचता है, क्या यही मेरा फादर है? एम्पायर का सबसे शक्तिशाली हेक्सा क्लास स्पीयरमैन आर्केन सोग्रेस।
साधारण अपीयरेंस के बावजूद वो एक वॉर हीरो था, जिसे ब्लू व्हर्लविंड के नाम से जाना जाता था। तभी उसकी मदर जोर से फादर पर चिल्लाती हैं कि वो एक बच्चे के कमरे में इतना शार्प हथियार लेकर कैसे आ सकता है। वो पहले एम्पायर की सबसे बेहतरीन असैसिन लिली सोग्रेस रह चुकी थी। वो कहती हैं कि अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो डेन को अभी से स्टेल्थ की बेसिक्स सिखाना शुरू कर देंगी। फादर बताता है कि डेन के फ्यूचर को लेकर इतना प्रेशर इसीलिए है क्योंकि उसकी 2 बड़ी सिस्टर्स में ना तो स्वॉर्ड्समैनशिप है और न ही असैसिन टैलेंट। फिर डेन की सिस्टर्स दिखाई जाती हैं। दोनों डेन को बहुत प्यार कर रही थीं। बड़ी बहन एराबेला मैजिक पावर में निपुण थी, जबकि दूसरी बहन क्लेयर समनिंग में बहुत एक्सेलेंट थी। डेन सोचता है कि शुरू में शायद क्लेयर उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब लगता है कि ये सिर्फ वो जेलसी थी जो किसी यंगर सिबलिंग के आने पर होती है। क्लेयर खेलते खेलते डेन से कहती है कि अगर वो समनिंग में टैलेंटेड हुआ तो ये मज़ेदार होगा और वो उसे बाद में सिखाएगी। ये सुनकर डेन अंदर ही अंदर फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसे अपनी स्पेशलिटी सिखाना चाहता था। हाउस सोग्रेस वो परफेक्ट नोबल फैमिली थी और वही आइडियल फैमिली थी जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। इस नई जिंदगी में रिवेंज का कोई मतलब है भी या नहीं? उसकी मौत भले ही रिग्रेटफुल थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेने की सोच भी अजीब लगती है जिसने उसे फेयर एंड स्क्वायर हराया था। उसे अपने परिवार के सभी मेंबर्स का टैलेंट पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वो ऐसे हार्मोनियस परिवार में जन्मा था। हाउस सोग्रेस में एक स्पेशल सेरेमनी होती है, चूजिंग सेरेमनी। जब परिवार में जन्मा बच्चा 1 साल का होता है तो उसके सामने कई ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। बच्चा जिस ऑब्जेक्ट को उठाता है उससे लोग उसके फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। आखिरकार डेन के फर्स्ट बर्थडे का दिन आ जाता है। इस सेरेमनी में बुलाए गए सभी मेंबर्स ये जानने को क्यूरियस थे कि डेन कौन सा आइटम चुनेगा। हॉल के अंदर जहां चूजिंग सेरेमनी हो रही थी, डेन को एक टेबल पर बिठाया गया और उसके सामने कई आइटम्स रखे गए। उसकी मदर उसे थोड़ा आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि जो भी आइटम उसे पसंद हो वो चुन ले। डेन सोचता है कि सभी लोग चाहते होंगे कि वो वही ऑब्जेक्ट चुने जो उन्होंने रखा है। फादर द्वारा रखा गया स्पीयर, मदर द्वारा रखा गया डैगर, छोटी बहन द्वारा रखा गया सब स्पेस पाउच और बड़ी बहन द्वारा रखा गया समन साइन। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सबके थॉट्स सुन पा रहा हो। ये सिचुएशन ट्रबलसम थी, लेकिन वो इससे बच नहीं सकता था। वो आगे रेंगता है क्राउड की रिएक्शन देखने के लिए और उसी के आधार पर चूज करने का सोचता है। जब वो पाउच के पास पहुंचता है तो वो तेजी से ग्लो करने लगता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। चारों फैमिली मेंबर्स एक साथ रिएक्ट करते हैं। क्राउड में मर्मरिंग होने लगती है। लगता है यंग मास्टर एक जनरेशन जीनियस है। ये सोचकर खुद डेन भी हैरान हो जाता है। पिछली जिंदगी में वो टैलेंटेड था, लेकिन ये नई जिंदगी बिल्कुल अलग लेवल की लग रही थी। एक सिस्टर फादर से पूछती हैं, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? अब क्या किया जाए? फादर गर्व से अनाउंस करते हैं, तो फिर हम उसे सब कुछ सिखाएंगे। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक और एक्साइटमेंट से भर जाता है। सीन 7 साल आगे बढ़ता है। डेन अपने फादर के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पीयर ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों के हाथ में स्पीयर था। फादर उसकी टेक्निक देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि डेन ने वो सब कुछ परफेक्टली पॉलिश कर लिया था जो उसे सिखाया गया था। फादर अपने एक सर्वेंट को बुलाता है। वो एक स्पेशल स्पीयर लेकर आता है। फादर वो स्पीयर डेन को देते हुए कहते हैं कि असल में वो इसे उसके बर्थडे बैंक्वेट में देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले देना चाहते थे, कहीं उसकी मॉम पहले ना दे दें। वो स्पीयर पिछले 2 सालों से तैयार करवा रहे थे। इसे कैपिटल के एक फेमस क्राफ्ट्समैन से स्पेशली कमीशन किया गया था और वो डेन को एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। डेन स्पीयर पकड़कर फादर को धन्यवाद देता है। स्पीयर का हैंडल ब्लैक और सिल्वर था और स्पीयर हेड बहुत अमेजिंग लग रहा था। इसके अलावा स्पीयर बहुत लाइट था, इसलिए डेन को ये बहुत पसंद आया। जब डेन स्पीयर घुमा रहा था, फादर उससे पूछते हैं कि स्वॉर्ड और स्पीयर में क्या डिफरेंस है। वो समझाते हैं कि स्पीयर की लेंथ से अपोनेंट को पास आने से इफेक्टिवली रोका जा सकता है। डेन आगे जोड़ता है कि स्पीयर का कॉन्टैक्ट एरिया नैरो होता है, जिससे अटैक एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। फादर बताते हैं कि हालांकि जब कोई एक सर्टन लेवल पर पहुंचता है, तब स्वॉर्ड इस्तेमाल करना ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये स्पीयर की फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अटैक करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर वेपन के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। डेन इस लेसन को ज़रूर याद रखने वाला था। अब फादर उसे कुछ नया दिखाते हैं, मैजिक स्ट्राइक। ये देखकर डेन बहुत इंप्रेस हो जाता है। हेक्सा क्लास स्पीयरमैन की मैजिक पावर देखना ही बहुत इंटरेस्टिंग था। सिर्फ वो मैजिक पावर जो वो एमिट कर रहा था वही ओवरवेलमिंग
थी। अचानक स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाती है क्योंकि फादर अपने शरीर की मैजिक पावर को स्पीयर थ्रस्ट के साथ एक ही समय पर रिलीज करते हैं। ये टेक्निक कोर के उस ट्रेट का इस्तेमाल करती है जिसमें मैजिक पावर को एक ही पॉइंट पर फोकस किया जाता है। डेन शॉक्ड रह जाता है कि इंसान अपनी फिजिकल एबिलिटी की लिमिट से भी आगे जा सकता है। जैसे जैसे कोर्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी लिमिट भी बढ़ती जाती है। पिछली जिंदगी में डेन क्वाड कोर तक पहुंचा था। फादर डेन के नॉलेज से इंप्रेस होते हैं। वो डेन से कहते हैं कि अब वो खुद ट्राई करे। स्पीयर पकड़ते हुए वो उसे माइंड रिलैक्स करने को कहते हैं और जो सोच रहा है उसे भूलकर बस स्पीयर थ्रस्ट करने को कहते हैं। स्पीयर पकड़ते समय डेन सोचता है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसे स्पीयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। स्वॉर्ड्समैनशिप में इंटरेस्ट आने के बाद उसने स्पीयर को सिर्फ सेकेंडरी वेपन की तरह इस्तेमाल किया था। फिर डेन पोजीशन लेता है। उसकी फॉर्म देखकर फादर उसकी तारीफ करते हैं। फादर सोचते हैं कि उन्हें ये टेक्निक डेन को सिखाने में लगभग 7 साल लग गए और उसके टैलेंट को देखकर वो हैरान होते हैं। उसी पल डेन वही अटैक परफॉर्म कर देता है। फादर जोर से पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया? डेन समझाता है कि स्पीयर थ्रस्ट करते समय उसने मैजिक पावर को एक जगह गैदर किया और उसे स्पीयर हेड में इम्ब्यू कर दिया। जब मैजिक पावर स्पीयर हेड तक पहुंची तो उसने उसका फ्लो कट कर दिया। फादर फिर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने मैना कोर बना लिया है? डेन बताता है कि क्राफ्टिंग मैना पर बुक्स पढ़ते समय उसने कोशिश की थी और लक से हो गया, लेकिन असल में वो मैना ब्रीदिंग के दौरान बन गया था। फादर कहते हैं, किताबें पढ़ते हुए मैना कोर बनाना सच में हमारे हाउस में एक जीनियस ने जन्म लिया है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें डेन के छोटे होने से ही इसका एहसास था, लेकिन अब वो पूरी तरह श्योर हैं डेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर बनेगा और भविष्य में उसके लिए और भी सरप्राइजेस होंगे। सीन डेन के 7th बर्थडे पार्टी पर शिफ्ट होता है। एक ड्यूक बोल्ट डेन के फादर से उत्साह के साथ मिलता है। बताया जाता है कि वो एल्थियन एम्पायर के ग्रेटेस्ट हाउसेज में से एक है और थर्मियन डची का हेड है। फादर डेन को बुलाते हैं ताकि वो ड्यूक थर्मियन से मिले, वही व्यक्ति जिसने डेन को उसकी पिछली जिंदगी में मारा था। डेन ड्यूक को ग्रीट करता है। ड्यूक मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारे पास कितना डिपेंडेबल बेटा है, लगता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ड्यूक की डॉटर लैला थर्मियन सीन में प्रवेश करती है और अपना परिचय देती है। बाद में ड्यूक और डेन के फादर के बीच बातचीत होती है। फादर पूछते हैं कि बैरनेस कैसी हैं? डेन जवाब देता है कि वे हर पॉसिबल मेथड ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसके बाद ड्यूक पूछता है कि डेन कहाँ है, क्योंकि वो उससे और कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। उसे डेन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। दूसरी ओर बाहर डेन और ड्यूक की डॉटर साथ दिखाई देते हैं। लगता है ये पार्टी दोनों बच्चों के लिए रखी गई थी। बाहर लेला डेन से कहती है कि उसे हर जगह अपने फादर के साथ जाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी वो डेन के साथ यहाँ आकर खुश है। डेन भी उससे मिलकर खुश होता है। लीला बताती है कि थर्मियन टेरिटरी में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। रोज़ नोबल्स आते हैं और उसके फादर के सामने झुकते हैं, और कभी कभी इंपीरियल फैमिली भी आ जाती है। हर बार ऐसा होने पर उसे एक ऐसी ड्रेस पहनकर ग्रीट करना पड़ता है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे सिंपल कपड़े पहनना और स्वॉर्ड घुमाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर डेन एक्साइटेड हो जाता है। फिर लेला उससे पूछती है कि वो क्या करता है। डेन बताता है कि ये जगह कैपिटल जितनी लाइवली नहीं है, लेकिन हर दिन वो सबसे ज़्यादा अपनी स्पीयर ट्रेनिंग का इंतजार करता है। लेला उत्साह से कहती है कि वो भूल ही गई थी कि काउंट सोग्रिस का निकनेम ब्लू व्हर्लविंड है। उसने अपने फादर से कई बार सुना है कि वो कितने इनक्रेडिबल हैं। क्या इसका मतलब यह है कि डेन भी एकेडमी में एडमिशन लेने का एम रखता है? डेन जवाब देता है कि वो स्पीयर ट्रेनिंग ऐसे रीजंस के लिए नहीं कर रहा है। ये सुनकर लेला चौंक जाती है। उसी मोमेंट वो डिसाइड करती है कि वो एकेडमी में जाएगी। डेन उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि नोबल्स भी ऐसी चीज़ों की चिंता करते हैं, लेकिन लेला को देखकर लगता है कि वो वहाँ बहुत अच्छा करेगी। लेला उत्साह से पूछती है कि क्या डेन उसका स्वॉर्ड्समैनशिप देख सकता है। डेन हाँ कहता है और दोनों अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाते हैं। वहाँ लेला अपनी स्किल्स दिखाती है। डेन देखकर इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि वो अटैक और डिफेंस के बीच बहुत स्मूथली फ्लो करती है और उसके अटैक्स का टाइमिंग भी बेहतरीन है। लेकिन कुछ देर बाद वो थोड़ा ऑफ बीट हो जाती है। लेला डेन से पूछती है कि उसे कैसा लगा। डेन कहता है कि उसे देखना फैंटास्टिक था, लेकिन थर्ड फॉर्म से शुरू करते समय वो आधा स्टेप ज़्यादा ले रही थी। उसी वजह से बाद की फॉर्म्स थोड़ी आउट ऑफ अलाइनमेंट लग रही थी। ये सुनकर लेला शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कौन सा पीस मिसिंग था। वो खुशी में डेन को जोर से हग करती है और धन्यवाद देती है। वो कहती है कि इतनी जल्दी उसकी गलती पकड़ लेना अमेजिंग है। डेन मजाक में कहता है कि वो उसे सफोकेट कर रही है और स्वॉर्ड नीचे रखने को भी कहता है। इसके बाद दोनों वापस हॉल में लौटते हैं। अंदर डेन की मदर उसे उसके फर्स्ट माना कोर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। वो उसे एक गिफ्ट भी देती हैं। गिफ्ट खोलने पर डेन एक ब्रोच देखता है जिस पर फैमिली क्रेस्ट बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी सिस्टर्स दिखाया करती थी। मदर बताती हैं कि ये ब्रोच उसकी स्टेटस और ऑनर का प्रूफ होगा। हॉल में मौजूद सभी लोग डेन को बर्थडे की बधाई देते हैं।
अचानक पूरा हॉल ट्रेम्बल करने लगता है। कुछ लोग इसे इन्वेजन समझ लेते हैं। डेन फादर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे काम रहने को कहते हैं। तभी हॉल के अंदर एक ब्राइट लाइट चमकती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। एक फिगर उड़ते हुए अंदर आती है। जमीन पर उतरते हुए वो कहती है कि बड़ी बहन देर से नहीं आई है। सभी लोग शॉक में लेडी एराबेला को देखते हैं और उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। तभी आसमान में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक वाइवन। फिर सबको एहसास होता है कि उस पर बैठी हुई डेन की दूसरी बहन लेडी क्लेयर है। दोनों बहनें अंदर आती हैं और सीधे डेन के पास जाकर उसे बर्थडे विश करती हैं। दोनों बहनों ने एक साथ अपने गिफ्ट बॉक्सेस आगे बढ़ाए। एराबेला मुस्कुराकर बोली, हैप्पी बर्थडे डेन। क्लेयर ने भी तुरंत बर्थडे विश किया। डेन थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, फिर मुस्कुराकर उन्हें आने के लिए धन्यवाद देता है। एराबेला हंसते हुए कहती है कि गिफ्ट्स खोलो, यकीन है तुम्हें पसंद आएंगे। आर्किन मजाक में नकली आंसू दिखाता है कि उसके बर्थडे पर सिर्फ लेटर मिला था, जबकि डेन को गिफ्ट्स। लिली ये देखकर हंस देती है। डेन सबसे पहले एराबेला का गिफ्ट खोलता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या ये स्पेशल पाउच है। एराबेला बताती है कि उसने इसे खुद डिज़ाइन किया है। इसमें हाई लेवल स्पेशल मैजिक है, जिसे उसने अपने प्रोफेसर के साथ क्राफ्ट किया। डेन सच्चे दिल से उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि वो जानता है कि स्पेशल मैजिक इनग्रेव करना कितना मुश्किल होता है। एराबेला एक स्पेशल रिंग डेन की उंगली में पहनाती है और बताती है कि इसमें उसका डीएनए कोडेड है, इसलिए इसे सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। रिंग में लगी ब्लू जेम हल्की ग्लो करती है। लिली माना वेव्स महसूस कर बताती है कि ये टॉप ग्रेड मैजिक स्टोन है। एराबेला समझाती है कि माना चैनल करने पर ये सब स्पेस बना देता है। डेन भावुक होकर कहता है कि इतने कीमती आइटम की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। बैटलफील्ड पर ऐसे आर्टिफैक्ट सिर्फ पावरफुल मेजेस या कमांडर्स रखते हैं। वो रिंग में माना डालता है और सब स्पेस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एराबेला शॉक्ड होकर कहती है कि डेन ने इसे उससे भी फास्टर एक्टिवेट कर लिया। वो उसे ट्रू जीनियस कहती है। इसके बाद क्लेयर अपना गिफ्ट देती है। डेन बॉक्स खोलता है, अंदर एक गोल्डन एग होता है जिस पर रेड स्पॉट्स होते हैं। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्लेयर बताती है कि ये एक एपिक बीस्ट का एग है जो समन करते समय प्रकट हुआ था। उसे नहीं पता क्या हैच होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो डेन को सीक्रेट रखने को कहती है और बताती है कि एग को रोज़ सुबह शाम माना फीड करना होगा ताकि बीस्ट उसे मास्टर माने। डेन सहमति में सिर हिलाता है। लिली कहती है कि डेन की बहनों ने सही समय पर आकर उसे अमेजिंग गिफ्ट्स दिए हैं। आर्किन बेटियों से पेरेंट्स को ग्रीट करने को कहता है। सब हंसते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। दूर खड़ी लेला चुपचाप सब देखती है। डेन उसकी उदासी देखकर सोचता है कि वो इतनी लोनली क्यों लग रही है। सीन कोर्ट यार्ड में शिफ्ट होता है। ड्यूक बोट टहलते हुए सोचता है कि एराबेला एकेडमी की टॉप मेज है और रेयर टैलेंट है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर दोनों हाउसेस जुड़े तो वो इंपीरियल फैमिली के बराबर ताकत बन सकते हैं। तभी ट्रेनिंग यार्ड से आवाज़ आती है। ड्यूक देखता है कि डेन स्पीयर प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड हैं, थ्रस्ट रिफाइंड है और फुटवर्क बेहद प्रिसाइज है। ड्यूक शॉक्ड रह जाता है कि 7 साल का बच्चा इतनी एडवांस टेक्निक दिखा रहा है। डेन अचानक किसी की प्रेजेंस महसूस कर स्पीयर कंधी पर रखकर घूमता है। ड्यूक सामने आता है। डेन उसे पहचानकर रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है। ड्यूक अपॉलोजेटिकली कहता है कि वो ट्रेनिंग देखते हुए रुक गया था। डेन कैजुअली जवाब देता है, जिससे ड्यूक इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी स्टडी ग्रिप और पॉस्चर देखकर कहता है कि डेन ने आर्किन का टैलेंट इनहेरिट किया है। वो व्यक्ति डेन को ध्यान से देख रहा था। अपने पूरे जीवन में उसने कई स्किल्ड और वेल मैनर्ड युवाओं को देखा था, लेकिन डेन में एक अलग ही संतुलन था। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी मैच्योरिटी असामान्य लगती थी। ये सोचते हुए उसके मन में एक विचार उभरा। शायद इस परिवार के साथ फ्यूचर में मैरिज अलायंस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वो तुरंत टॉपिक बदल देता है। वो कैजुअली बताता है कि उसकी बेटी लेला स्वॉट ट्रेनिंग ले रही है। फिर डेन की ओर देखते हुए कहता है कि दोनों सेम एज के हैं और एकेडमी में अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। डेन मुस्कुराकर सम्मान से जवाब देता है कि वे ज़रूर अच्छे से निभेंगे। उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंट रिप्लाई सुनकर ड्यूक हल्के से हंसता है और उसकी प्रशंसा करता है। जाने से पहले ड्यूक अचानक रुकता है और एक सवाल पूछता है, क्या डेन ने कभी स्वॉर्ड ट्रेनिंग की है? ये सुनकर डेन पल भर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी आदतें उजागर तो नहीं हो गईं। फिर वो खुद को संभालते हुए शांत स्वर में जवाब देता है कि उसने केवल बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कभी एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं ली। ड्यूक सिर हिलाता है। उसे पहले डेन में एक प्योर बैटल स्पिरिट महसूस हुई थी, लेकिन अब वो खुद को समझाता है कि शायद वो उसकी इमेजिनेशन थी। वो सोचता है कि डेन अभी सिर्फ एक बच्चा है,
हल्की हंसी के साथ वो खुद पर ही शक करता है और विदा लेने लगता है। वो डेन से कहता है कि अगर वो कभी कैपिटल आए तो उससे मिलने जरूर आए। डेन पूरे सम्मान और सिंसियरिटी से सहमति देता है। ड्यूक के जाते ही डेन कुछ देर उसे देखता रहता है। उसके मन में एक विचार गूंजता है, जिस व्यक्ति ने कभी उसे हराया था, इस जीवन में वो उसे हराएगा। ये सोच उसके खून को गर्म कर देती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है और वो फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। कुछ समय बाद एक सर्वेंट आकर उसे वापस चलने के लिए कहता है। डेन हैरानी से पूछता है कि क्या वो पूरी देर इंतजार करता रहा। सर्वेंट शांत स्वर में बताता है कि यही उसकी ड्यूटी है। टॉवल लेते हुए डेन मन ही मन उसकी साइलेंट मूवमेंट और स्टेल्थ की तारीफ करता है। उसे लगता है कि इतनी चुपचाप रहने की कला किसी असैसिन में होनी चाहिए। बातों बातों में उसे पता चलता है कि पूरा मैंशन अगले बैंक्वेट की तैयारी में बिजी है। कई नोबल फैमिलीज रास्ते में हैं और इतनी बड़ी गैदरिंग संभालना आसान नहीं है। डेन अपनी सिस्टर्स के बारे में पूछता है। सर्वेंट बताता है कि वे टेलीपोर्टेशन गेट से एकेडमी लौट गई हैं क्योंकि उनके मिड टर्म्स पास हैं। ये सुनकर डेन को थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो समझता है कि उनकी मजबूरी थी। स्पीयर उठाकर वो गार्डन की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी शांति महसूस होती है। कलरफुल बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं, प्योर वाइट फ्लावर्स हवा में हिल रहे होते हैं और रोजेस धूप में चमक रहे होते हैं। उसे याद आता है कि उसकी एल्डेस्ट सिस्टर ने कहा था कि फ्लावर्स में नेचर का सबसे शुद्ध माना होता है। क्यूरियोसिटी से वो रोजेस के पास जाता है और आंखें बंद करके माना को ऑब्जर्व करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ माना को सेंस नहीं कर रहा, बल्कि उसे साफ साफ देख पा रहा है। माना उसके हाथों में बहने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी माना एब्जॉर्प्शन एबिलिटी असाधारण है। जो चीजें दूसरों को सिक्स्थ सेंस से महसूस होती हैं, वो उन्हें सीधे परसीव कर सकता है। वो मुट्ठी बंद करता है और माना को ट्रैप करता है। उसी क्षण ट्रांसलूसेंट पेटल्स हवा में तैरने लगते हैं। डेन चौंक जाता है। उसकी मैजिक परसेप्शन पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो चुकी होती है। उसी समय गार्डन के दूसरे हिस्से में दो नोबल बॉयज बोर होकर शिकायत कर रहे होते हैं। उन्हें जबरदस्ती यहां लाया गया होता है और उनके पिता दूसरे नोबल्स में व्यस्त होते हैं। गुस्से में वे रोजेस को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ता भटक जाने पर और झुंझला जाते हैं। डेन अपने विचारों में इतना डूबा होता है कि उन्हें नोटिस नहीं करता। तभी उनमें से एक लड़का अचानक चिल्लाता है, वहां कोई और भी है। ड्रिग्रॉन ने गार्डन में डेन को देखा और घमंड से बोला कि क्या वो सर्वेंट है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। डेन ने पलटकर देखा तो दोनों भाई फूलों को बेरहमी से रौंद रहे थे। वो तुरंत आगे बढ़ा और गुस्से में बोला कि रास्ता होते हुए भी फूलों पर क्यों चल रहे हो, इन्हें खराब मत करो। उसकी आवाज़ सुनकर ड्रिग्रॉन भड़क गया और ताना मारा कि एक छोटा बच्चा घास के लिए उन पर चिल्ला रहा है। डिग्रॉन ने आगे बढ़कर डेन की कॉलर पकड़ ली और खुद को काउंट टायरन का बेटा बताया। उसने धमकी दी कि हाउस टायरन कैपिटल में मशहूर है और किसी जैसे डेन को बिना निशान छोड़े गायब कर सकता है। डेन को याद आया कि ये वही परिवार है जिसे उसने अपने पिछले जीवन में हराया था। डिग्रॉन ने हमला करने के लिए हाथ उठाया, तभी डेन ने अचानक हेडबट मार दी। डिग्रॉन की नाक से खून बहने लगा और वो चीख पड़ा। गुस्से में डिग्रॉन ने हमला करना शुरू किया, लेकिन डेन उसके हर वार से आसानी से बचता रहा। डिग्रॉन के हमले बेतरतीब थे और डेन समझ गया कि वो वेपन यूजर नहीं है। तभी उसने माना को अपने हाथ में कंसंट्रेट किया और एक तेज बर्स्ट के साथ डिग्रॉन को पीछे फेंक दिया। आसपास रोज पेटल्स बिखर गए और गार्डन और ज्यादा खराब हो गया। अपमानित होकर डिग्रॉन ने समनिंग शुरू की और एक वुल्फ प्रकट किया। वो हंसते हुए बोला कि अब डेन का अंत तय है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वुल्फ डेन पर हमला करने की बजाय उसके पास आकर शांत हो गया और उसकी बात मानने लगा। ये देखकर दोनों भाई स्तब्ध रह गए। डेन ने वुल्फ के सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा कि शायद उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है या डिग्रॉन का बॉन्ड बेहद कमजोर। डिनर डर से कांपने लगा और डिग्रॉन को रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख डिग्रॉन ने वुल्फ को अनसमन किया और दोनों भाई वहां से चले गए, जाते जाते धमकी देकर कि वो वापस आएगा। कुछ समय बाद डिग्रॉन अपने पिता मॉर्गेट टायरन के साथ लौटा। मॉर्गेट ने खुद को हाउस टायरन का मुखिया बताया और आरोप लगाया कि डेन ने उसके बेटे को घायल किया और उसका समन चुरा लिया। डेन ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। वो आर्किन का सबसे छोटा बेटा और हाउस सॉग्रस का एयर है। ये सुनते ही मॉर्गेट और डिग्रॉन दोनों चौंक गए। मॉर्गेट ने मामला पलटने की कोशिश की और जस्टिस की बात करने लगा। डेन ने बिखरे हुए फूलों की ओर देखते हुए कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में काम किया और समन को चुराया नहीं, बल्कि वुल्फ ने खुद उसे चुना। उसने साफ कहा कि आगे बढ़ने से पहले वो अपॉलॉजी चाहता है। तभी आर्किन और ड्यूक बाउट वहां पहुंच गए। आर्किन ने गंभीर स्वर में कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं होगा।
माहौल अचानक भारी हो गया और सभी समझ गए कि ये मामला अब सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं रहा। आर्किन ने शांति से कहा कि वो पहले डेन की बात सुनेगा, सारी सिचुएशन को देखेगा और फिर फैसला करेगा। फेयरनेस के लिए उसने ड्यूक बाउट की ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी को उसके जजमेंट पर शक हो तो ड्यूक थर्मन भी अपनी राय दे सकते हैं। बाउट ने सिर हिलाकर सहमति दी। ये सुनकर मॉर्गार्ड अंदर ही अंदर घमा गया, क्योंकि ड्यूक की मौजूदगी मामला और मुश्किल बना रही थी। आर्किन ने डेन को आगे आने को कहा। डेन ने गहरी सांस ली और गार्डन में पड़े फुटप्रिंट्स और कुचले हुए रोजेस की ओर इशारा करते हुए पूरी घटना बताई। उसने साफ कहा कि टायरॉन के बेटे ने पहले रोज गार्डन को रौंदा और फिर उसी ने उसकी कॉलर पकड़ी। डिग्रॉन पसीना पोंछते हुए हकलाने लगा, जबकि मॉर्गार्ड कुछ कह नहीं पाया। डेन ने आगे बताया कि डिग्रॉन ने समन करते समय जेनू को उसे मारने का आदेश दिया था। ये सुनकर सभी चौंक गए। डेन ने यह भी साफ किया कि उसने समन चोरी नहीं किया, बल्कि समन ने खुद उसे चुना, क्योंकि उसके और समन्स के बीच नेचुरल एफिनिटी है। मॉर्गार्ड ने इस बात का मजाक उड़ाया, लेकिन आर्किन ने गंभीरता से पूछा कि क्या यह साबित किया जा सकता है। बाउट ने सुझाव दिया कि समन को टेस्ट किया जाए। आर्किन ने डेन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि क्या वो ये साबित कर सकता है। डेन ने बिना झिझक हाँ कहा। डिग्रॉन घबरा गया, क्योंकि वो अब जेनू को समन नहीं कर पा रहा था। दबाव में आकर उसने स्वीकार किया कि उसका समन अब उसकी बात नहीं सुन रहा। आर्किन ने शांत स्वर में कहा कि अगर डिग्रॉन की बात सही है तो उसका सिजिल देने में क्या दिक्कत है। मजबूर होकर डिग्रॉन ने सिजिल दे दिया। डेन ने माना को फोकस किया और कुछ ही पलों में जेनू प्रकट हो गया, जो सीधे डेन के पास आया और प्यार से उससे लिपट गया। ये देखकर आर्किन और बाउट दोनों स्तब्ध रह गए। अब सच्चाई साफ हो चुकी थी। मॉर्गार्ड समझ गया कि मामला उसके हाथ से निकल गया है। आर्किन ने साफ शब्दों में पूछा कि क्या वो अब अपनी गलती मानता है। मजबूरी में मॉर्गार्ड ने कहा कि शायद उन्होंने समन थेफ्ट को गलत समझा था, और डिग्रॉन ने भी ये दावा किया कि वो डेन को मारना नहीं चाहता था। तभी एक लड़की आगे आई और बोली कि यह सच नहीं है। वो आयला थी, ड्यूक बाउट की बेटी। उसने बताया कि उसने पहले ही डिग्रॉन और डेन की पूरी बातचीत सुन ली थी। आयला ने पूरी घटना डिटेल में सबके सामने रख दी। अब मॉर्गार्ड के पास कोई बहाना नहीं बचा। आर्किन ने डिग्रॉन को आदेश दिया कि वो डेन से माफी मांगे। डिग्रॉन ने अनिच्छा से माफी कही। डेन ने अनुभव से समझते हुए स्थिति को और न बिगाड़ने का फैसला किया और माफी स्वीकार कर ली। ये देखकर मॉर्गार्ड ने राहत की सांस ली, लेकिन आर्किन ने अंतिम फैसला सुनाया। उसने साफ कहा कि वो ये नहीं भूल सकता कि डिग्रॉन ने उसके बेटे को समन से मारने की कोशिश की थी। उसने मॉर्गार्ड को आदेश दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ तुरंत कैसल छोड़ दे। मॉर्गार्ड ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्किन ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। गार्ड्स को बुलाया गया और टायरन फैमिली को बाहर ले जाया गया। जाते हुए डेन ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि जो किया था वही उन्हें वापस मिला। शांत रात में जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए ड्रेन ने सोचा कि उसने अपने पिता को कभी इतना टेरिफाइंग नहीं देखा था। चलते चलते बाउट ने उससे पूछा कि क्या उसने सच में माना बुलेट से हमला रोका था। ड्रेन ने सम्मान से सिर हिलाकर हाँ कहा। ये सुनकर बाउट हैरान रह गया। स्पीयर मास्टरी, समनिंग और अब मैजिक, इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट देखकर वो चकित था। आर्किन गर्व से मुस्कुराया और कहा कि उसे अपने बेटे पर बेहद प्राउड महसूस हो रहा है। लेला अरुक ने भी ये बात नोट की कि ड्रेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका कंपोजर है। आम बच्चे ऐसे हालात में गुस्सा करते हैं, लेकिन ड्रेन शांत रहा। बाउट ने भरोसे के साथ कहा कि ड्रेन आगे चलकर एक फाइन मैन बनेगा। आर्किन ने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए और कहा कि असली जवाब समय देगा। ईला की तारीफ भी हुई, क्योंकि उसकी विटनेस के बिना मामला अलग दिशा में जा सकता था। आर्किन ने महसूस किया कि बाउट शायद मजाक मजाक में बिट्रोथल की बात छेड़ रहा है, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा कि बैंक्वेट का समय हो गया है। बाउट ने ईला से कहा कि वो ड्रेन के साथ धीरे धीरे लौटे। रास्ते में ईला ने जिज्ञासा से पूछा कि समन ने अपने मास्टर की बात क्यों नहीं मानी। ड्रेन ने ईमानदारी से कहा कि उसे खुद भी नहीं पता, बस ऐसा हो गया। ईला को लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर उसने याद दिलाया कि उसने उसकी स्वॉर्डमैनशिप में भी मदद की थी। ड्रेन ने मान लिया कि दोनों बराबर हैं और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। ईला ने तुरंत मौका पकड़ते हुए माना बुलेट सीखने की इच्छा जताई। ड्रेन हैरान हुआ, लेकिन जब ईला ने बताया कि वो अकेडमी से पहले खुद को बेहतर बनाना चाहती है ताकि उसकी माँ खुश हो सके, तो ड्रेन समझ गया। काउंटेस थर्मियन की बीमारी की बात याद कर वो मान गया। ईला खुशी से उछल पड़ी और अगले ही दिन ट्रेनिंग शुरू करने की बात कही।
सीन बैंक्वेट हॉल में बदलता है। मेहमानों के बीच विस्पर्स फैल रही थीं कि काउंट टायरोन को कैसल से निकाल दिया गया है। लोग कह रहे थे कि उसके बेटे ने यंग मास्टर ड्रेन से उलझकर खुद को अपमानित कर लिया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ड्रेन एक एक्सेप्शनल समनर ही नहीं बल्कि मैजिक भी इस्तेमाल करता है। इसी दौरान बैरन ओपन ने ड्रेन से मुलाकात की और ईस्टर्न ओपन टेरिटरी की बातें की। उसने अपनी बेटी सिल्विया का परिचय कराया। अचानक हालात से ड्रेन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सिल्विया ने उत्साह से उससे बात की और फ्यूचर की हिंट्स देने लगी। ड्रेन विनम्र रहा लेकिन अंदर से उलझन में था। दूर से ये सब देखकर ईला की आंखें फैल गईं। वो तुरंत ड्रेन के पास आईं और सिल्विया से दूरी बनाते हुए उसे अपने साथ ले गईं। माहौल टेंस हो गया। ड्रेन को ये सीन एराबेला और क्लेयर की याद दिला गया। उसने मन ही मन सोचा कि लड़कियां सच में टेरिफाइंग होती हैं। चलते चलते ईला ने सीधे पूछ लिया कि क्या सिल्विया उसकी फियांसे है। ड्रेन ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर ईला का मूड पल में बदल गया। वो मुस्कुराई और ड्रेन को एक जगह ले गई। वहां पहुंचकर ड्रेन ने रहस्यमय स्वर में कहा कि ये उसकी सीक्रेट प्लेस है जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ईला ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और ड्रेन ने गर्व से सिर हिलाया। डेन आगे बढ़ा और ईला उत्साह से उसके पीछे चली। प्राचीन सीनरी को देखकर वो खुशी से चौंक उठी और बोली कि उसे पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी मौजूद है। ऊपर देखते हुए उसने धीमे से कहा कि यहाँ कोई नहीं जान पाएगा कि वे क्या कर रहे हैं। डेन ने सहमति में कहा कि यही वजह है कि ये जगह ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। डेन ने पूछा कि क्या उसने कभी माना को महसूस किया है। ईला ने हिचकिचाते हुए कहा कि थोड़ा बहुत, लेकिन कोर बनने जितना नहीं। उसने सिर्फ सांस के साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। डेन ने सोचा कि वो अभी सर्च फेज तक नहीं पहुंची है। उसे हैरानी हुई कि ड्यूक के हाउस में रहते हुए भी उसे सही ट्रेनिंग नहीं मिली। डेन ने गहरी सांस ली और कहा कि वे बेसिक से शुरू करेंगे। पहले अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुए माना को महसूस करना होगा। ईला ने उसकी बात दोहराई। डेन ने समझाया कि माना को बाहर प्रोजेक्ट करने से पहले उसे अंदर कंट्रोल करना जरूरी है और विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने उंगली घुमाते हुए कहा कि आंखें बंद करके माना को बॉडी के अंदर घूमते हुए इमेजिन करो, जैसे वेन्स में ब्लड फ्लो करता है। ईला थोड़ी कंफ्यूज हुई लेकिन कोशिश करने को तैयार हो गई। उसकी हालत देखकर डेन समझ गया कि वो अभी लॉस्ट है। उसने उसे हाथ आगे बढ़ाने, पैर फैलाने और बैलेंस बनाने को कहा। ईला थोड़ी रिलैक्स्ड हुई, फिर भी टेंस थी। कुछ देर बाद उसने घबराकर कहा कि उससे नहीं हो रहा। डेन ने उसे रीएश्योर किया कि ये उसका पहला ट्राई है और आसपास की चीज़ों पर फोकस करने को कहा। दूर एक पेड़ के पीछे आर्किन छुपकर बच्चों को देख रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया, ये देखकर कि एक सिखा रहा है और एक सीख रही है। तभी बाउट की आवाज़ से वो चौंक गया। दोनों एक दूसरे को टीज करने लगे और समझ गए कि वे अपने अपने बच्चों का पीछा कर रहे हैं। तभी डेन ने एक बैरियर को छुआ। ईला हैरान रह गई जब उसे पता चला कि डेन के पास स्पेशियल पॉकेट है जो उसकी सिस्टर का गिफ्ट था। डेन ने एक मिरर निकाला और समझाया कि रिफ्लेक्शन देखने से विजुअलाइजेशन आसान होती है। ईला को शक था लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। पास खड़े बाउट ने धीमे से कहा कि ईला को डेन पसंद आने लगा है। आर्किन को ये साफ दिख रहा था। बाउट ने बताया कि ईला बाहर से चीयरफुल दिखती है लेकिन अंदर से अकेली है क्योंकि उसके ब्रदर्स एकेडमी चले गए हैं और उसकी माँ बीमार रहती है। यही वजह है कि वो आसानी से किसी से खुलती नहीं। तभी ईला खुशी से चिल्लाई कि वो सक्सीड कर गई है। डेन ने उसकी तारीफ की। आर्किन ने कहा कि वो डेन को फ्यूचर का फैसला खुद करने देगा, लेकिन अगर वो कैपिटल जाना चाहे तो वो बाउट की बात मानेगा। ईला ने डेन का शुक्रिया अदा किया और खुद को उससे कंपेयर करके छोटा बताया। डेन ने उसे एनकरेज किया कि ये तो बस शुरुआत है। फिर ईला ने एकेडमी की बात छेड़ी और समझाया कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि नोबल कनेक्शंस भी बनते हैं। डेन ने माना कि बात सही है लेकिन अभी वो एकेडमी के लिए तैयार नहीं है। ईला ने जिद की कि अगर वो कैपिटल आए तो उसे ज़रूर बताएं। डेन ने वादा किया। जाते समय ईला ने याद दिलाया कि वो अपनी रिक्वेस्ट कब बताएगा। डेन मुस्कुराया और कहा कि कैपिटल पहुंचकर। अगले दिन विदाई के समय बाउट ने डेन को एक स्टोन दिया। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। बाउट ने समझाया कि ये थयूरियन सिंबल है जो उनके फौज और हिस्ट्री का प्रतीक है। इस सिंबल को दिखाने पर एम्पायर की सबसे बेहतरीन फौज में मनचाहा वेपन बनाया जा सकता है। आर्किन ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि ये एक प्राइसलेस ट्रेजर था। बाउट ने चुपचाप डेन के सिर पर हाथ रखा। ड्यूक ने डेन से कहा कि वो अच्छे से ग्रो करे और अपने फादर का सपोर्ट करे। डेन ने सम्मान से गिफ्ट के लिए ड्यूक को धन्यवाद दिया। विदाई के बाद इला ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। लिली घुटनों के बल बैठी और पूछने लगी कि क्या बिछड़ने का दुख है। डेन ने उदास होकर सिर हिलाया और कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उसकी पहली फ्रेंड थी। लिली ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो कैपिटल में फिर मिलेगी। फिर मजाक में बोली कि और हैंडसम बनकर उसे शौक देना। डेन ने मन ही मन सोचा कि वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। वो इला से फिर मिलने
की इच्छा करता है और उसके हेल्दी रहने की कामना करता है। कैरेज धीरे धीरे दूर निकल गई। बोट खिड़की से देखते हुए गहरे विचार में डूब गया। उसे ये अजीब लगा कि हर बार डेन को देखकर उसे किसी पुराने वॉरियर की याद आती है। उसकी यादों में एक हीरोइक और ट्रैजिक फिगर उभरा, अरुर्क, जो कम उम्र में ही 3rd रैंक वॉरियर बन गया था। बोट ने सोचा कि अगर वो जिंदा रहता तो 6th रैंक इंपीरियल नाइट जरूर बनता। आसमान की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कहा कि वो डेन को जल्दी ग्रो करते देखना चाहता है। कुछ दिन बाद डेन एक एग को ध्यान से देख रहा था। वो बुदबुदाया कि वो उसे सुबह और रात मैना देता है, लेकिन अभी हैच होने का समय नहीं आया। वो सोचने लगा कि बिना समनर बने भी अगर एग को मैना दिया जाए और हैच होने से पहले खुद को उसका मास्टर बना लिया जाए तो शायद टेम्पररी समन को परमानेंट बनाया जा सकता है। उसे लगा कि उसकी मैना क्वालिटी शायद मैच कर रही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं। उसने मैना चैनल किया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि कई एग्स सही कंडीशंस न मिलने पर कभी हैच नहीं होते। आंखें बंद करके उसने फिर फोकस किया, मैना फ्लो और स्ट्रेंथ बदल कर देखा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने एग को गले लगाया तो उसने मैना अब्सॉर्ब किया और हल्की चमक आई। डेन ने एग को वापस बॉक्स में रख दिया और खुद को समझाया कि इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद करना लालच है। तभी हर्मन की आवाज आई कि क्या वो तैयार है। डेन ने जवाब दिया कि वो आ रहा है। अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। हर्मन घबराकर अंदर आया और पूछने लगा कि वो आवाज क्या थी। डेन ने एग को देखते हुए जांच की और हंसकर कहा कि कुछ नहीं बदला, बस गलतफहमी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड में डेन तेजी से मूव करने लगा। वो स्वॉर्ड को स्मूथ और प्रिसाइज स्ट्राइक्स के साथ चला रहा था। उसकी मूवमेंट्स अजाइल थी और लैंडिंग स्टेबल। हर्मन ने तालियां बजाई और उसकी तारीफ की। डेन ने कहा कि बस ऐसे ही स्विंग करने का मन था। हर्मन ने उसे जीनियस बताया। डेन मुस्कुराया और बोला कि नए वेपन सीखना मजेदार है, खासकर क्योंकि फादर की निगरानी में वो स्वॉर्ड कम ही चला पाता था। हर्मन स्नैक्स लेकर आया और कहा कि पहले कुछ खा लें फिर ट्रेनिंग जारी रखें। डेन ने सहमति जताई और स्वीट्स खाते हुए सोचा कि यहाँ ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। उधर आर्किन खिड़की के पास खड़ा होकर सोच रहा था। हर साल की तरह थकावट थी, लेकिन पिछली बैंक्वेट से उन्हें काफी फायदा हुआ था। कई नोबल्स साउथ पर नजर रखे हुए थे और उससे रिश्ते बनाना चाहते थे। वॉर के बाद साउथ का क्लाइमेट और रिसोर्सेज नोबल्स को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन आर्किन को लगा कि इन सब से ज्यादा ध्यान डेन पर जा रहा है। टायरॉन के एल्डेस्ट सन के साथ हुआ क्लैश अचानक था, लेकिन डेन ने जिस काम तरीके से सिचुएशन एक्सप्लेन की उसने आर्किन को हैरान कर दिया। उसे लगा कि डेन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है। कभी कभी वो चाहता था कि डेन भी अपनी उम्र की तरह चाइल्डिश बिहेव करे। समय देखते हुए आर्किन ने फैसला किया, आज उसे ड्रैगन स्टेल वेपन इस्तेमाल करने देना चाहिए। वो ड्रैगन स्टेल उठाकर ट्रेनिंग यार्ड की ओर बढ़ गया। सिर उठाते ही आर्किन चौंक गया। उसका मुंह खुला रह गया। डेन पूरी प्रिसिजन और एजिलिटी के साथ स्वॉर्ड चला रहा था। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी बेहतरीन थी कि आर्किन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपने बेटे को ध्यान से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि डेन स्पीयर की जगह स्वॉर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है। उसे याद आया कि शायद उस बूढ़े ड्यूक ने कुछ कहा था, वरना स्पीयर पर इतना समय देने के बाद डेन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस क्यों करता। आर्किन की नज़र से अनजान डेन तेज और फ्लूइड स्लैशेस के साथ ट्रेनिंग करता रहा। आर्किन गर्व से भर गया। उसे साफ दिख रहा था कि डेन स्वॉर्ड में भी काफ़ी स्किल्ड है। थोड़ी देर और देखने के बाद आर्किन ने सोचा कि जो स्ट्रेंथ डेन दिखा रहा है वो जिंदगी भर स्वॉर्ड चलाने वाले लोग भी हासिल नहीं कर पाते। डेन की आंखों में एक अलग ही रिजॉल्व था। आर्किन चुपचाप सोचता रहा कि उसने ये सब कब सीखा। एक बात साफ थी, डेन स्वॉर्ड्समैनशिप में भी टैलेंट रखता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आर्किन आगे बढ़ा और पूछा कि उसने स्वॉर्ड्समैनशिप कब सीखी। अचानक सवाल सुनकर डेन घबरा गया। उसे लगा कि अब सच बताना ही ठीक है। उसने जल्दी से कहा कि उसने बाकायदा सीखा नहीं है। आर्किन रुक गया और बोला कि क्या ये प्योर टैलेंट है। वो गिनाने लगा, स्पीयरमैनशिप, मैजिक, असैसिनेशन, समनिंग और अब स्वॉर्ड्समैनशिप। उसने माना कि अगर कोई और होता तो वो कभी विश्वास नहीं करता कि कोई बच्चा इतने फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है। फिर आर्किन ने पूछा कि क्या डेन को इस दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी है। डेन उलझ गया। आर्किन ने समझाया कि वो इस टेरिटरी से बाहर की दुनिया की बात कर रहा है। उसकी आवाज़ नर्म हो गई। उसने कहा कि ये जगह डेन के टैलेंट के लिए बहुत छोटी है और यहाँ रुकना उसे पीछे रोक देगा। डेन चुप हो गया और उदासी से सिर झुका लिया, ये समझते हुए कि वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन आर्किन मुस्कुराया और बोला कि वे उसे दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। डेन हैरान रह गया। आर्किन ने बताया कि वो अपने बेटे की इच्छा का सम्मान करेगा। उसने ज़मीन पर ड्रैगन स्टेल रखा और कहा कि आज वो कुछ खास लाया है। डेन ने उसे देखकर हैरानी से सांस खींची। आर्किन ने बताया कि यही वही ड्रैगन स्टेल है जिसने उसके पहले बर्थडे पर रिएक्ट किया था। डेन को याद आ गया कि ये उस पर रिस्पॉन्ड किया था। आर्किन ने डेन को उसे पकड़ने को कहा। जैसे ही डेन ने ड्रैगन स्टेल थामा, वो जोर से रिएक्ट करने लगा। डेन चौंक गया और उसकी पावर देखकर हैरान रह गया। आर्किन बेहद खुश हुआ और बोला कि ये रिएक्शन अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने गर्व से कहा कि अब कोई नहीं कह सकता कि ये उसकी वजह से है। वो डेन की स्पीयरमैनशिप को पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे चमकदार बनाएगा।
आर्किन ने डेन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो जाने से पहले इस स्पीयर में मास्टरी दिलाएगा। डेन ने सिर हिलाकर कहा कि वो तैयार है। उसने वादा किया कि वो स्ट्रांग बनेगा और इस वेपन को गर्व से वील्ड करेगा। आर्किन हंस पड़ा और पूछा कि क्या वे ट्रेनिंग शुरू करें। डेन ने तुरंत हाँ कहा। ट्रेनिंग के बाद डेन अपने बेड पर गिर पड़ा। वो बुदबुदाया कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, बैटलफील्ड, धुआं, मौत और केओस। उस जिंदगी में युद्ध ही सब कुछ था, कैंप साफ करना, वेपन संभालना और फिर लड़ाई में जाना। उसे लगा कि उस जीवन से बाहर निकलने के बस 2 ही रास्ते थे, वॉर खत्म हो जाए या मौत। अब चीजें अलग थीं। डेन सोचने लगा कि उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे होगा और दुनिया उसे कैसे अपनाएगी। वो समझ गया कि अब वो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। कुछ पल के लिए वो इस शांति में रहना चाहता था, लेकिन पिता के सवाल ने उसका मन बदल दिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने तय कर लिया कि वो आगे बढ़ेगा। तभी लिली की आवाज आई। डेन चौंक कर बैठ गया। लिली मुस्कुराई और बोली कि वो सोच में इतना डूबा था कि उसे दस्तक सुनाई नहीं दी। डेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लिली ने प्यार से पूछा कि क्या उसे बाहर की दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी है। डेन ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ। लिली ने उसे गले लगाया और कहा कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, वो उसके टैलेंट को समझती है। उसने माना कि अगर वो यहीं रुका तो दुनिया उसे घुटा हुआ कहेगी। लिली की आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन उसने डेन से कहा कि वो वही करे जो उसका मन चाहता है। डेन ने वादा किया कि वो अक्सर वापस आएगा और अपने अनुभव साझा करेगा। लिली मुस्कुराई और बोली कि अब उसे बाहर भेजने की तैयारी करनी होगी। उसने बताया कि वो उसे स्काउटिंग, ट्रैप्स और इवेजन सिखाने की योजना बना रही है। ये सुनकर डेन के मन में हल्की घबराहट दौड़ गई, क्योंकि आगे की ट्रेनिंग और भी कठिन होने वाली थी। माँ की तरफ से और भी स्पेशल लेसन्स आने वाले थे। लिली गिराने लगी, बॉडी डिस्पोजल, ह्यूमन एनाटॉमी भी। ये सुनकर डुएन डर गया और कराह उठा। उसे लगा कि दुनिया तक पहुंचने से पहले ही वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन लिली बिल्कुल भी रुकी नहीं। वो उत्साह से बोली कि वो उसे बहुत कुछ सिखाएगी। हार मानते हुए डुएन ने धीरे से कहा कि वो कोशिश करेगा। लिली ने उसे गर्व और ममता से देखा। डुएन को एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार से सिखा रहे हैं ताकि वो दुनिया का सामना कर सके। चमकते हुए सिटी को देखते हुए उसने सोचा कि उसे खुद को अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। एलॉन एम्पायर के सदर्न रीजन में सोड ऊंची विकास का एक बड़ा हब था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स सड़कों के दोनों ओर खड़ी थीं। वार्म क्लाइमेट और अबंडेंट रिसोर्सेज की वजह से ये ज़मीन एम्पायर की बैकबोन बन चुकी थी और वॉर के समय भी उसे सस्टेन करती रही थी। भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट्स को देखते हुए आर्किन ने अपने स्टाफ से कहा कि अर्ल सॉग्रेस की गवर्नेंस की वजह से ये रीजन आज भी प्रॉस्परस है। वॉर खत्म होने और रेबल्स पकड़े जाने के बाद हर उम्र के लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। एक लॉन्ग पीस एरा लौट आया था। ऊपर से देखने पर लोग छोटे दिखाई दे रहे थे। भीड़ में विस्पर्स फैलने लगे। किसी ने कहा कि यंग मास्टर डुवेन कुछ शॉप्स में गया था। किसी और ने हैरानी जतरी कि उसने कुछ खरीदा और शॉपकीपर की बेटी बेहोश हो गई। एक ब्राउन हेड लड़की ने कहा कि रूमर्स सच हैं। उसकी ऑरेंज हेड दोस्त हंसते हुए बोली कि डुवेन और भी हैंडसम हो गया है, वो उसे एक बार देखना चाहती थी। दूसरी लड़की ने उसे टोका कि वो सिर्फ 14 साल का है, लेकिन जवाब आया कि वो 14 जैसा लगता ही नहीं, वो अर्ल जितना टॉल है। बातें जीन्स तक पहुंच गईं। डुवेन की प्लैटिनम हेयर और ब्लू आइज की कल्पना करते हुए वे लड़कियां एक्साइटमेंट से भर गईं। स्ट्रीट्स में चैटर गूंजती रही। डुची के बाहर कॉनिफरस फॉरेस्ट में बर्ड्स उड़ रहे थे और वुल्व्स नीचे घूम रहे थे। सनलाइट कैनपी से छनकर एंशिएंट मैजिक से भरे डूम फॉरेस्ट को रोशन कर रही थी। यहीं डुवेन अपनी माँ से एस्केप मिशन पर निकला। हल्के कदमों से चलते हुए उसने स्पीयर पकड़ा हुआ था। हवा की दिशा पहचान कर वो वेस्ट की ओर बढ़ा। क्लोक का हुड नीचे करते हुए उसने सोचा कि सनसेट से पहले बाहर निकलना जरूरी है। पेड़ से छलांग लगाकर वो लेपर्ड की तरह आगे बढ़ा। असैसिन स्किल का नियम साफ था, एनिमी को कभी स्पॉट न करने देना। वो हवा में जैसे गायब हो गया। उसे माँ के ट्रैप से बचते हुए बिना ट्रेस छोड़े फॉरेस्ट से निकलना था। एक क्लियरिंग में वो बड़ी चट्टान के पीछे रुका। उसने हवा और मैना को महसूस किया। तभी उसे थिन थ्रेड्स नजर आए जो ट्रैप से जुड़े थे। स्पीयर जमीन में गाड़ते हुए उसने सोचा कि ये बेसिक लेकिन डेडली है और लकीली डिसेबल करना आसान है। अचानक जायंट रैट जैसे मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। ये राउजल्स थे। एक ने छलांग लगाई और बाकी भी पीछे आ गए। डुवेन को लगा कि अब वो फंस गया, लेकिन उसने तय किया कि स्पीयर अभी इस्तेमाल नहीं करेगा। भागते हुए उसने ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए। एरोज चारों तरफ से निकले और राउजल्स एक एक करके गिरने लगे। डुवेन मुस्कुराया कि बिना लड़े काम हो गया, लेकिन एक राउजल्ड बच गया। वो तेज था और रेड लिक्विड उगलने लगा। डुवेन को समझ आ गया कि वो डेंजरस है। स्पीयर घुमाकर उसने शील्ड जैसा बैरियर बनाया और लिक्विड को डिफ्लेक्ट कर दिया। समय बर्बाद न करते हुए वो आगे बढ़ा। एक प्रिसाइज थ्रस्ट में उसने राउजल्ट को खत्म कर दिया और तुरंत फॉरेस्ट से निकल गया।
सनसेट के समय वो थककर गिर पड़ा। पसीने में भीगा हुआ उसने राहत की सांस ली कि वो सेफली बाहर आ गया। तभी आवाज़ आई, सामने लिली खड़ी थी। उसने उसकी स्पीड की तारीफ की और बताया कि वो सब देख रही थी। माँ होने के नाते वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लिली ने उसके बाल सहलाए और कहा कि उसने बहुत अच्छा किया है, कोई फ्लॉ नहीं था। कंसर्न से उसने पूछा कि क्या वो हर्ट है। डुएन ने मना किया। लिली ने मजाक में कहा कि इस स्पीड से तो वो असैसिन बन जाएगा। उसने अपनी स्लीव से एक डैगर निकाला और डुएन को दिया। वो डैगर मिस्टिक ओर से बना था और एलिमेंटल एसेंसेस एब्जॉर्ब करता था। लिली ने बताया कि ये पॉइजन भी होल्ड कर सकता है। डुएन ने डैगर को देखा और समझ गया कि अब ये वेपन उसके लिए ही है। फॉरेस्ट के पास अचानक एक तेज स्क्रीन गूंजी जिससे बर्ड्स डर कर उड़ गए। डेन और लिली तुरंत अलर्ट हो गए। लिली ने साफ सुना कि कोई नियर बाय है, इसलिए दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़े। सोडची के ग्रैंड कैसल के ऑक्सिलरी टावर में एक बूढ़ा आदमी बेचैनी से कराहते हुए जागा। उसने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा और खुद से पूछा कि वो कहाँ है। उसे याद आया कि वो फॉरेस्ट में मशरूम्स खा रहा था। तभी डेन पानी की ट्रे लेकर अंदर आया और उसे आराम से लेटने को कहा। डेन ने बताया कि वो अभी डिटॉक्सिंग के प्रोसेस में है और उसे हिलना नहीं चाहिए। जब उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे बचाया गया है, डेन ने कैजुअली बताया कि उसने रेड कैप मशरूम्स खा लिए थे जो पॉइजनस होते हैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान चली जाती। पानी पीते हुए आदमी ने राहत की सांस ली। डेन ने उसके बेल्ट पर निक्सिक मैजिक टावर का एम्ब्लम देखा और समझ गया कि वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। आदमी ने पूछा कि वो कहाँ है, तो डेन ने बताया कि ये सोडची का ऑक्सिलरी टावर है और उसके पिता को सूचना दे दी गई है। जब डेन ने अपना नाम डेन सोग्रिस अर्ल्स रिस का यंगेस्ट सन बताया तो आदमी पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे समझ आया कि यही वो जीनियस फैमिली है जिसकी बेटियां पूरे एम्पायर में फेमस हैं। डेन ने बताया कि वो फॉरेस्ट में अपनी मदर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उस आदमी ने याद किया कि वो एंशिएंट मैना से भरे उस फॉरेस्ट में रास्ता भटक गया था और उसका मैना फ्लो उल्टा हो गया था, जिससे वो कोलैप्स हो गया। डेन ने समझाया कि वो फॉरेस्ट उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी है और मॉडर्न मेजेस के लिए बेहद डेंजरस है, खासकर क्योंकि वहाँ का मैना अलग नेचर का है। जब आदमी ने पूछा कि एंटीडोट किसने बनाया, डेन ने शांति से बताया कि उसने खुद तैयार किया। ये सुनकर आदमी और भी हैरान हो गया। इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज और प्रिसिजन देखकर उसे एहसास हुआ कि स्रिस डची कितनी टेरिफाइंगली पावरफुल है। उसने सोचा कि अगर वॉर के समय ये फैमिली पूरी ताकत में होती तो ये एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस बन जाती। रूम में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन उस आदमी के मन में डेन की इमेज एक असाधारण प्रतिभा के रूप में गहरी छप चुकी थी। डेन ने हल्की हंसी के साथ कहा कि वो इस एहसान का कर्जदार है। फॉरेस्ट से बचाया गया बूढ़ा आदमी उसे गौर से देखने लगा। उसके मन में आया कि ये लड़का काफ़ी बोल्ड है। उसने गला साफ किया और कहा कि वो अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगा। गर्व से दाढ़ी सहलाते हुए उसने अपना परिचय दिया। वो सिड्रा गलास, निक्सन मैजिक टावर का फॉर्मर मास्टर है। उसने कहा कि डेन जो चाहे मांग सकता है, उसके पास सब कुछ है। डेन शांति से सोचता रहा कि मैजिक टावर मास्टर की बात सबस्पेस जैसी चीज़ों की ओर इशारा कर रही है। वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, जिससे सिड्रा को हैरानी होती है। उसने सोचा कि आम लोग तो शौक या रिस्पेक्ट दिखाते, लेकिन ये लड़का बिल्कुल अनफेज्ड है। सिड्रा ने कहा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन डेन ने सिर झुकाकर कहा कि वो बाद में सोचकर बताएगा। ये जवाब सुनकर सिड्रा अंदर ही अंदर झुंझला गया। डेन ट्रे संभालते हुए उसे आराम करने को कहता है और बाहर निकल जाता है। अकेले बैठे सिड्रा को लगता है कि पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। उसने तय किया कि वो कुछ दिन और यहीं रुककर इस लड़के को ऑब्जर्व करेगा। सॉग्रस मैंशन में हरमन ये सुनकर हैरान होता है कि मैजिक टावर मास्टर खुद डेन का कर्जदार है। डेन बताता है कि वो 8th रैंक मेज है। हरमन को एहसास होता है कि इतनी बड़ी पावर डेन की एहसानमंद है। डेन स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि डूम फॉरेस्ट मेजिस के लिए फॉरबिडन जोन है, इसलिए वो आदमी वहाँ फंस गया था। डेन फरमन से नई स्वॉर्ड लाने को कहता है क्योंकि पुरानी स्वॉर्ड्स हल्की और छोटी हैं। प्रैक्टिस के दौरान उसे ड्यूक थर्मन की दी हुई सील याद आती है और वो सोचता है कि कैपिटल जाने पर उससे फिर मुलाकात होगी। ट्रेनिंग ग्राउंड में आर्किन डेन की मेहनत की तारीफ करता है। वो कहता है कि मैजिक टावर मास्टर शायद एराबेला के लिए अच्छा मेंटर बन सके। डेन थोड़ा वरिड होता है क्योंकि एराबेला का टेम्पर तेज है। आर्किन डेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि एक और जान बचाना आसान काम नहीं था। घर की ओर जाते हुए डेन अपनी सिस्टर्स के बारे में पूछता है। आर्किन बताता है कि एराबेला मैजिक टावर चुन रही है और क्लेयर प्रोफेसर की मदद कर रही हैं। डेन मुस्कुराकर कहता है कि उसकी सिस्टर्स सच में इंप्रेसिव हैं। आर्किन कहता है कि उसे डेन से भी बहुत उम्मीदें हैं। कुछ दिन बाद सिड्रा गलास रिकवरी पूरी ना होने से चिड़चिड़ा हो जाता है।
सर्वेंट उसे मैजिक यूज करने से मना करती है क्योंकि पॉइजन पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। सिड्रा नाराज होकर बाहर निकल जाता है। मेड्स आपस में गॉसिप करती हैं कि पावरफुल मेजेस या तो जीनियसेस होते हैं या फिर थोड़े क्रेजी। गार्डन में सिड्रा फ्लावर्स और बटरफ्लाइज को देखकर हैरान होता है। उसे एहसास होता है कि इस गार्डन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक है। तभी डेन वहां आता है। सिड्रा हंसते हुए कहता है कि वो भागा नहीं है, बस रिकवरी के लिए यहीं रुकेगा। डेन मुस्कुराकर बताता है कि वो जल्द ही कैपिटल जा रहा है। ये सुनकर सिड्रा पूछता है कि क्या वो अकेडमी जा रहा है और क्या उसकी सिस्टर्स भी वहीं हैं। डेन हामी भरता है। सिड्रा डेन को गौर से देखने लगता है और अचानक उसके अंदर डेंस ब्लू माना फ्लो महसूस करता है। वो चौंक जाता है क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेटेड माना नॉर्मली अनस्टेबल होता है, लेकिन डेन बिल्कुल काम खड़ा रहता है। सिड्रा के मन में एक ही सवाल गूंजता है, इतनी कम उम्र में इतना टेरिफाइंग पोटेंशियल आखिर पॉसिबल कैसे है? डेन ने बात शुरू की, किसी की मैजिक को बिना परमिशन जज करना थोड़ा रूड नहीं है? सेड्रा गैलिस पकड़ा गया। गायस ने सिर खुजलाया और बोला कि वो नोटिस हो गया, स्किल्स शार्प हैं। उसने माफ़ी मांगी पर अंदर से हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी के पास इतनी डेंस मैना हो सकती है। डेन भौहें सिकोड़ता है, इतना शौक क्यों? सेड्रा ध्यान से देखता है और सोचता है कि इतनी डेंसिटी होने पर मैजिक टीयर्स दिखनी चाहिए थीं, पर दिख नहीं रहीं। अचानक उसे एहसास होता है, डेन के हार्ट के पास 2 पावरफुल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्या इस बच्चे के पास 2 मैना कोर हैं? घबराकर वो पूछ बैठता है, मैना कोर कैसे बनाया? डेन कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्या कुछ गलत है? सेड्रा चिल्लाता है, इनसेन मैना होते हुए भी स्पीयर वील्ड करना और टीयर्स के बिना मैजिक यूज करना, क्या वो सबसे बड़ी टैलेंट को छोड़ रहा है? डेन पूछता है, क्या दोनों यूज नहीं कर सकता? सेड्रा झुंझला जाता है और समझाता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन की लाइफ शॉर्ट क्यों होती है। कोर और टीयर्स दोनों स्ट्रांग होते हैं पर क्लैश करते हैं। कोर की कंप्रेस्ड मैनर टीयर्स में जाती है, इम्पैक्ट सह नहीं पाती और एक्सप्लोड हो जाती है, नेचुरल लॉ। डेन सोचता है, उसने रिसर्च की है, पर क्या ये सच में इम्पॉसिबल है? गार्डन में बटरफ्लाइज उड़ती हैं। डेन पूछता है, क्या टीयर्स के बिना मैजिक पॉसिबल है? सेड्रा कहता है, इम्पॉसिबल नहीं, पर रिफाइनमेंट के बिना प्योर मैजिक वाले स्पेल्स कैसे कास्ट करोगे? बहुतों ने ट्राई किया, ज़्यादातर फेल हुए। डेन सीने पर हाथ रखकर कहता है, तो मैं ट्राई करूंगा। सेड्रा स्टंड रह जाता है। डेन मैजिक कोड रीअरेंज करता है, एनर्जी सर्ज होती है, मुट्ठी में रेड फ्लेम जल उठती है। वो हल्की स्मर्क के साथ कहता है, काम कर गया, बस फर्स्ट टीयर स्पेल है। सेड्रा गैस्प करता है, टीयर्स नहीं, फिर भी मैजिक। डेन हॉलो पेंटागन से मैजिकल केज बनाता है, कहता है, एराबेला कहती है मेरी मैजिक अफिनिटी हाई है, शायद इसलिए। सेड्रा पेल पड़ जाता है, ये इन्नेट जीनियस है। डेन खुद भी हैरान, वाकई टीयर्स के बिना मैजिक पॉसिबल है। कांपते हुए सेड्रा घुटनों पर झुकता है और कहता है, मेरे डिसाइपल बनो। डेन अनइंटरेस्टेड मना कर देता है। सेड्रा 8th टीयर मैजिक सिखाने का वादा करता है, पर डेन फिर भी पास कह देता है। तभी आर्केन आता है। सेड्रा एक्साइटेड होकर बताता है, आपके बेटे में ग्रेट मैजिक का टैलेंट है, उसने हायर टीयर मैजिक बिना टीयर्स यूज की। आर्केन इम्प्रेस्ड हंसता है। सेड्रा कहता है, ये रेयर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। आर्केन का चेहरा सख्त हो जाता है, नहीं, मेरा बेटा मैजिक स्पीयरमैन बनेगा, स्वॉर्ड्समैन नहीं। बाद में लाइब्रेरी में डेन सोचता है, डिसाइपल बनना सक्सेशन जैसा होता है। 8th रैंक आर्चमेज का पीछा पड़ना मतलब टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तभी उसे एराबेला का दिया क्रिस्टल ऑर्ब याद आता है। वो मैजिक पोर करता है और खुशी से पुकारता है, सिस, एराबेला। दूर लाइब्रेरी में एराबेला सुनकर मुस्कुराती है, डेन, मेरा लिटिल ब्रदर। लाइब्रेरी में एराबेला की हैरान आवाज़ गूंजती है। वो डिसबिलीव में पूछती है कि डेन में फर्स्ट ईयर स्पेल कास्ट कर दिया, वो भी बिना मैजिक सर्कल के। ये सुनकर उसका शौक साफ दिखता है। डेन कामली जवाब देता है कि हाँ उसने किया, भले ही मैजिक सर्कल नहीं था। एराबेला गैस्प्स करती है। उसे पहले से पता था कि डेन जीनियस है, लेकिन ये लेवल अनरियल है। डेन एक्सप्लेन करता है कि मैजिक सर्कल्स का काम माना को प्योरीफाई और साइकिल करना होता है, और शायद उसकी माना पहले से ही काफ़ी प्योर है। लाइब्रेरी से निकलते हुए एराबेला सोचती है और मान जाती है कि ये लॉजिक सेंस बनाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो डेन को बताती है कि उसके रूम के टेलीपोर्टर से एक मैजिक स्टोन भेजेगी, बस उसमें थोड़ा माना पोर करना होगा। डेन एग्री करता है। क्रिस्टल ऑर्ब के सामने बैठा डेन खुश होकर सोचता है कि बिग सिस हमेशा उसका ध्यान रखती है। माना उसे शुरू से फैसिनेट करता आया है। ऑर्ब ग्लो करता है और डेन महसूस करता है कि 6th रैंक मेज की एडवाइस कितनी वैल्यूएबल है। एराबेला वॉर्न करती है कि अगर डेन स्पेल्स कास्ट कर सकता है तो एकेडमी में बहुत अटेंशन आएगा। डेन एंग्शियस हो जाता है, उसे अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहिए। एराबेला हंसते हुए कहती है कि टैलेंट अटेंशन खींच ही लेता है, और अगर कोई बुली करे तो बताना।
वो कैजुअली याद करती है कि डेन ने ड्यूक डेल के सेकंड सन की नाक तोड़ दी थी। उस क्रीप का ख्याल आते ही एराबेला इरिटेटेड हो जाती है और बात बदल देती है। फिर वो पूछती है कि बिना मैजिक सर्कल के भी क्या माना टाइम के साथ और प्योर हो सकती है। डेन ऑनेस्टली कहता है कि उसे नहीं पता। एराबेला कहती है कि वो बाद में रिसर्च करेगी। तभी एक फीमेल स्टूडेंट आकर एराबेला को बुलाती है। एराबेला गुड बाय कहती है और प्रॉमिस करती है कि मैजिक स्टोन जल्दी भेज देगी। ऑर्ब वापस कुशन पर रखा जाता है। डेन सोचता है कि वो सच में एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। वो खुद से बुदबुदाता है कि उसकी माना इतनी प्योर होगी, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑक्सिलरी टावर में सेड्रा गैलिस परेशान बैठा है। वो सोचता है कि डेन को माना से प्रोब करना गलती थी। अब वो अर्ली लीव भी नहीं कर सकता। डेन के डिसाइपल बनने से मना करने की याद उसे और फ्रस्ट्रेट करती है। तभी नॉक होती है और डेन की आवाज़ आती है। सेड्रा एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है शायद डेन ऑफर एक्सेप्ट करने आया है। डेन अंदर आता है। सेड्रा कॉन्फिडेंट होकर बात शुरू करता है, लेकिन डेन साफ कह देता है कि वो डिसाइपल बनने नहीं आया। सेड्रा कंफ्यूज्ड पूछता है कि फिर आने का रीज़न क्या है। डेन कामली कहता है कि उसे मैजिक में इंटरेस्ट है, बस उसे सेकेंड टियर मैजिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एराबेला दूर है और सेड्रा उसकी जान बचाने का कर्जदार भी है, इसलिए डेन उसे बेस्ट ऑप्शन मानता है। डेन डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ नॉर्मल मेज नहीं बनना चाहता, वो मेज, स्पीयरमैन, असैसिन, समनर सब कुछ बनेगा और कैजुअली सोर्ड्समैन भी जोड़ देता है। सेड्रा स्टन रह जाता है और इसे रिडिकुलस कहता है। सेड्रा फ्रस्ट्रेटेड होकर आखिरी कार्ड खेलता है, एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर। ये सुनकर डेन रुक जाता है। ऑफर टेम्पटिंग लगती है। वो एग्री करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि सेड्रा उसे सेकेंड टियर मैजिक प्रॉपरली सिखाए। सेड्रा खुशी खुशी मान जाता है। सेड्रा सोचता है कि उसने डेन को फंसा लिया है, लेकिन डेन कैजुअली बोल देता है कि ये सब फॉरेस्ट में जान बचाने की रीपेमेंट है। सेड्रा फ्रीज हो जाता है। डेन कामली एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे पॉइजन से बचाया, डिटॉक्स किया और वापस लाया। 2 फेवर्स हो चुके हैं। सेड्रा अंदर ही अंदर रोता है कि ये बच्चा कितना कनिंग है। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। सेड्रा सीरियस होकर सेकेंड टियर मैजिक एक्सप्लेन करने की तैयारी करता है और वॉर्न करता है कि यहीं पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। डेन मुस्कुराता है, आंखों में एक्साइटमेंट के साथ, और ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। सेड्रा गैलिस मन ही मन तय करता है कि वो डेन को आसानी से सफल नहीं होने देगा और उसे डिसिप्लिन सिखाएगा। डेन इन सब से अनजान ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा ध्यान से देख रहा होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सेड्रा गंभीर आवाज़ में समझाता है कि सेकेंड टियर मैजिक फर्स्ट ईयर से बिल्कुल अलग लेवल पर होती है। इसमें मेज को एक साथ माना क्वांटिटी, एम्बियंट माना और अपने फिजिकल स्टेट का हिसाब लगाना पड़ता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ज़्यादातर लोग मैजिक छोड़ देते हैं। सेड्रा सोचता है कि डेन शायद कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन डेन मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। वो कामली कहता है कि उसके हिसाब से मैजिक सिर्फ मैकेनिक्स नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने का नाम है जिन्हें वो अभी नहीं जानता। ये सुनकर सेड्रा शॉक हो जाता है। सेड्रा उससे मैजिक के लॉज पूछता है। डेन बिना झिझक एक्सप्लेन करता है कि पहला लॉ कोएग्जिस्टेंस है, जहां माना फिजिकल वर्ल्ड और दूसरे माना सोर्सेस के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। इसी से मेज अपनी माना और एम्बियंट माना मिलाकर स्पेल्स कास्ट करता है। दूसरा लॉ कंजर्वेशन है, जहां माना मटेरियल एलिमेंट्स के साथ मिलकर अलग अलग एलिमेंटल स्पेल्स बना सकता है। सेड्रा समझ जाता है कि डेन सिर्फ रटा रटाया नहीं बोल रहा, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग जोड़ रहा है। फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला करता है। वो माना फैलाता है और एक स्पीयर शील्ड बनाता है, बताते हुए कि ये फर्स्ट ईयर स्पेल है। फिर माना को टाइटन करके दिखाता है कि सेकेंड ईयर मैजिक कैसे काम करती है। डेन ध्यान से ऑब्जर्व करता है और नोट्स मेंटली याद रखता है। सेड्रा स्मग होकर फायर एरो सेकेंड ईयर स्पेल दिखाता है और सोचता है कि डेन इसे देखकर हैरान हो जाएगा। डेन बस इतना कहता है कि स्ट्रक्चर काफ़ी इंट्रिकेट है। सेड्रा बताता है कि नॉर्मली फर्स्ट ईयर मास्टर करने के बाद सेकेंड ईयर समझने में साल लग जाता है। फिर डेन कैजुअली पूछता है कि क्या वो ट्राई कर सकता है। सेड्रा थोड़ी हंसी के साथ उसे अनुमति दे देता है। डेन आंखें बंद करता है, माना फील करता है और वही स्पीयर शील्ड बना देता है। सेड्रा शॉक्ड रह जाता है। फिर डेन माना एडजस्ट करता है और वही सेकेंड ईयर मैकेनिक्स कॉपी कर लेता है। सेड्रा ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है कि उसने ये कैसे कर लिया। डेन कामली कहता है कि उसने लॉज और पैटर्न्स मेमोराइज कर लिए थे। इसके बाद डेन फायर एरो भी ट्राई करता है और स्पेल इजीली कास्ट हो जाती है। सेड्रा अंदर ही अंदर कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि बिना माना टीयर्स के ऐसा टैलेंट दुनिया में केओस मचा सकता है। वो डिसाइड करता है कि डेन के टैलेंट को फिलहाल छुपाना ही बेहतर है।
रात को कमरे में डेन सोचता है कि मैजिक लेसन्स उम्मीद से ज़्यादा फन निकले। पास्ट लाइफ याद आती है जहां उसे सिर्फ सोर्ड पर डिपेंड रहना पड़ा था। इस लाइफ में मैजिक सीखना उसे एक्साइटेड करता है। प्योर माना, थियोरी और एराबेला की गाइडेंस के साथ वो खुद को आगे बढ़ता देखता है। 2 हफ्ते बाद ऑक्सिलरी टावर में सेड्रा आर्किन से कहता है कि वो मैजिक पोशन बनाना चाहता है और मटेरियल्स लेने डोमेन से बाहर जाना होगा। आर्किन सरप्राइज्ड होता है क्योंकि पोशन मेकिंग आसान नहीं होती और टीयर्स में नॉर्मली समय लगता है। डेन मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने लाइब्रेरी की मैजिक बुक से ये सब सीखा है। सेड्रा हंसते हुए उसे ट्रू जीनियस कहता है। आखिर में आर्किन सहमति दे देता है और डेन को डोमेन चेक करने की भी परमिशन देता है। डेन खुशी से जवाब देता है, हाँ फादर। सोरेस डची की बसलिंग सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें पास पास खड़ी थीं और चारों ओर हलचल थी। हॉर्सबैक पर सवार डेन को देखते ही लोग मुड़कर देखने लगे। कोई कहता कि यंग मास्टर डेन है तो कोई नए स्नैक्स देने की पेशकश करता। उसके सिल्वर हेयर आज और भी खूबसूरती से लहरा रही थी। डेन मुस्कुराते हुए सबका हाल पूछता है और कहता है कि स्नैक्स बाद में ले लेगा। पास ही चल रहे सेड्रा गाउस मन में सोचता है कि अर्ल सॉग्रिस सच में बुरा इंसान नहीं लगता। जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया है उससे यही लगता है। रोड साइड पर एक फ्रूट स्टॉल दिखाई देता है। सेड्रा कहता है कि साउथ का खाना अच्छा है, मौसम प्लेजेंट है और लोग फ्रेंडली हैं, जो कैपिटल में रेयर होता है। डेन सहमति में मुस्कुराता है और कहता है कि यहाँ की वार्मथ उसे पसंद है। सेड्रा पूछता है कि मैजिक शॉप पहुँचने में कितना समय लगेगा। डेन ईमानदारी से कह देता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो वहाँ कभी गया ही नहीं। ये सुनकर सेड्रा चौंक जाता है। डेन तुरंत पीछे चल रहे हरमन को रास्ता दिखाने को कहता है। हरमन कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता है और तीनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैजिक शॉप के सामने पहुंचते ही लोग हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि यही यंग मास्टर डेन है तो कोई उसके सिल्वर हेयर और एमरल्ड आइज की तारीफ करता है। डेन कामली शॉपकीपर से हालचाल पूछता है। शॉपकीपर मुस्कुराकर बताती है कि लोकल्स कम ही मैजिक टूल्स खरीदते हैं, ज़्यादातर फॉरेन बायर्स और मैजिक एंथुजियास्ट्स ही आते हैं। शॉपकीपर सेड्रा गाउस को पहचान लेती है और फॉर्मर मैजिक टावर मास्टर कहकर सम्मान देती है। डेन समझ जाता है कि एम्पायर में टावर मास्टर रेयर होते हैं। शॉपकीपर उन्हें फ्रीली ब्राउज करने देती है। शॉप के अंदर रेयर मैजिक टूल्स भरे पड़े होते हैं। डेन को कुछ ऑड और ईयरी सा फील होता है। वो आइटम्स को छूकर उनके मैजिकल रिएक्शन सेंस करता है और समझता है कि ये उसकी हाई मैजिक सेंसिटिविटी की वजह से है। तभी उसे किसी चीज़ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन महसूस होती है। शॉपकीपर उसे बताती है कि वो बस डेकोरेशन है। डेन डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन उसे अब भी उस स्टोन से मैजिक महसूस होती रहती है। वो स्टोन को उठाता है और नोटिस करता है कि जितना ज़्यादा वो माना डालता है, रिएक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। शॉपकीपर बताती है कि वो स्टोन सालों पहले किसी पेडलर से मिली थी और अप्रेजल में बस ऑर्डिनरी स्टोन निकली थी, इसलिए डेकोरेशन बना दी गई। डेन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसके लिए वो स्टोन क्लियरली स्पेशल है। शॉपकीपर उसे एक्सपेंसिव मैजिक आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगती है, लेकिन डेन का ध्यान उसी स्टोन पर टिका रहता है। आखिर वो फैसला करता है कि वो कार्ड स्क्रोल के साथ साथ वही स्टोन भी खरीदेगा। शॉपकीपर हैरान हो जाती है कि वो यूजलेस स्टोन क्यों चाहता है। डेन कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेड्रा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन डेन कुछ नहीं बताता। बाहर निकलते हुए सेड्रा पूछता है कि क्या स्टोन सच में स्पेशल है। डेन मुस्कुराकर कहता है कि वो डेकोरेशन नहीं है, बल्कि उसकी मैजिक पर रिएक्ट करती है। सेड्रा अब जेन्युइनली क्यूरियस हो जाता है और सुझाव देता है कि ऑक्सिलरी टावर लौटकर उसे प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाए। टावर पहुंचकर सेड्रा अपने कटिंग एज एनालाइजर का जिक्र करता है, जिस पर उसने फॉर्च्यून खर्च की है। वो दावा करता है कि इससे कुछ भी एनालाइज किया जा सकता है। डेन एक्साइटेड हो जाता है। स्टोन को डिवाइस पर रखा जाता है और डेन माना इन्फ्यूज करता है। स्टोन तेज रोशनी से चमकने लगता है, मैजिक हवा में नाचने लगती है और बीम्स निकलने लगती हैं। तभी उस रोशनी से क्रिप्टिक सिंबल्स उभरने लगते हैं। डेन हैरान होकर सांस रोक लेता है। वो मैजिक कोड्स थे। सेड्रा गैलिस डेन की चारों ओर घूमते हुए स्वर्लिंग मैजिक कोड्स को देखते हुए हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक नहीं है। ये ऐसा स्पेल है जिसके लॉज और कास्टिंग स्ट्रक्चर उसने पहले कभी नहीं देखे। उसके हिसाब से ये मैजिक 6th या 7th टियर के बराबर हो सकता है। डेन उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या स्टोन में छुपा मैजिक ही इस स्पेल को मैनिफेस्ट कर रहा है। सेड्रा गैलिस सिर हिलाकर बताता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। वो समझाता है कि डेन का मैजिक ही इसकी की है, क्योंकि स्टोन सिर्फ उसी पर रिएक्ट कर रही है। डेन क्यूरियोसिटी से स्टोन को देखता है
उसके मन में कई सवाल उठते हैं। इसमें कौन सा मैजिक है, क्यों सिर्फ उसी के मैजिक पर रिएक्शन हो रहा है। सेड्रिन गैलस बताता है कि सील्ड मैजिक अनफेमिलियर है, लेकिन फॉर्मर टावर मास्टर होने के नाते वो इसे समझने की कोशिश करेगा। डेन हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि अगर वे सफल हुए तो शायद उसे समझ आ जाएगा कि उसका मैजिक बाकी लोगों से अलग क्यों है। सेड्रागास भी सहमति जताता है। ऑक्सिलरी टावर के बाहर सनलाइट फैल रही होती है और सेड्रा की आवाज़ गूंजती है कि उम्मीद है सब ठीक होगा। अकेडमी में एराबेला की पर्सनल लैब दिखाई जाती है। लैब की शेल्फ्स किताबों से भरी होती हैं, डेस्क पर टाइपराइटर रखा है और आधे अधूरे नोट्स बिखरे हैं। एराबेला पेपर से भरी दीवारों के सामने खड़ी होती है और गहराई से सोचती है। वो महसूस करती है कि डेन का मैजिक बिल्कुल स्टैंडर्ड मैजिक जैसा नहीं है, उसमें कोई यूनिक ट्रेट है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रही कि ये किस मैजिकल फील्ड में आता है, पोशन मैजिक, पोर्टल मैजिक या टेक्निकल मैजिक। वो खुद से बुदबुदाती है कि ये किसी न किसी फील्ड से जुड़ा जरूर होगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे एक आइडिया आता है, लॉस्ट फील्ड ऑफ मैजिक कोड। उसे लगता है कि डेन का मैजिक उसी के लिए बना है। वो लैब में इधर उधर भागती है, किताबें ढूंढती है और आखिरकार एक एंशिएंट मैजिक टेक्स्ट निकालती है, जिसमें एल्केमी, डिविनेशन, स्पिरिचुअलिज्म, नेक्रोमांसी और प्राइमल मैजिक कोड का जिक्र होता है। एराबेला सोचती है कि ये मैजिक लगभग 2000 साल पुराना है, इसलिए आज कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो खुद पर हंसती है, लेकिन फिर भी डिसाइड करती है कि ट्राई करने में क्या नुकसान है। वो स्पेल कास्ट करती है और मैना टाइपराइटर में फ्लो होने लगता है। अचानक टाइपराइटर खुद ब खुद चलने लगता है और टेक्स्ट उभरने लगता है। एराबेला शॉक्ड होकर देखती है और जोर से बोल उठती है। उधर ऑक्सिलरी टावर में डेन और सेड्रा गाउस एनालाइजर पर रखी स्टोन को देखते हैं। ब्लू मैजिकल लाइट के बीच स्टोन क्रैक होकर टूट जाती है। सेड्रा खुशी से बताता है कि सील्स टूट चुके हैं। वो स्टोन के अंदर हाथ डालता है और एक सिल्वर ब्रेसलेट निकालता है। ब्रेसलेट देखने में साधारण लगता है, लेकिन सेड्रा गाउस उसे डेन को पहनने के लिए कहता है। जैसे ही डेन ब्रेसलेट पहनता है, वो ब्लू लाइट से चमकने लगता है। डेन को उस पर स्ट्रेंज सिंबल्स दिखाई देते हैं। सेड्रा गाउस घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ बताता है कि ये एंशिएंट स्क्रिप्ट है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। वो समझाता है कि ये सिंबल्स एंशिएंट अकीना मैजिक किंगडम के हैं। डेन को एराबेला की बचपन की कहानियां याद आती हैं, जिनमें अकीना के सुनहरे दौर और अचानक उसके पतन का जिक्र था। अब सिर्फ रेलिक्स, स्टोरीज और ये मैजिक कोड ही बचे हैं। सेड्रा गाउस हंसते हुए कहता है कि उसे पहले से पता था कि डेन का मैजिक स्पेशल है। डेन भी मानता है कि शायद इसी वजह से वो फॉरेस्ट में आसानी से मूव कर पाया था। सेड्रा सलाह देता है कि ब्रेसलेट को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाए और किसी को बताया न जाए। डेन सहमति में सिर हिलाता है। तभी अचानक जमीन जोर से कांपती है और लगातार तेज बूमिंग साउंड्स गूंजने लगते हैं। डेन चौंक कर पूछता है कि ये आवाज किस चीज की है।